नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अलग अलग राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा उन घरों में भी चल रही है जहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये परीक्षा है एग्जाम के तनाव से जूझने की। ये परीक्षा बच्चों को कूल करने की। ये परीक्षा है बच्चों को ये बताने की कि परीक्षाओं के नंबर सफलता असफलता का पैमाना नहीं होते। वैसे परीक्षा माता पिता की भी होती है और परीक्षा शिक्षकों की भी होती है, और इसी परीक्षा के सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में पैनल के साथ, ताकि बच्चों के लिए परीक्षा आसान हो सके। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये बच्चा बस इस वजह से दुनिया में नहीं है क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाया। उसे परीक्षा से आसान मौत लगी। ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी की 22वीं मंजिल से कूदकर इस बच्चे ने जान दे दी। बच्चों में परीक्षा का खौफ का ये केवल इकलौता मामला नहीं है। एग्जाम के मौसम में तनाव का ऐसा असहनीय बोझ कई बच्चों के लिए आम बात है। कुछ बच्चे इस तनाव को झेल जाते हैं, लेकिन कुछ इस तनाव के आगे सरेंडर कर देते हैं। पढ़ाई का प्रेशर कम हो, बच्चे हंसते खेलते पढ़े लिखें और किसी भी तरह की परीक्षा उन पर प्रेशर की वजह न बने, इसके लिए पिछले कुछ सालों से भरसक कोशिशें जारी हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। तमाम स्कूल्स अपने बच्चों को टेंशन न लेने का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। माता पिता से अपील की जा रही है कि वो बच्चों पर अनावश्यक बोझ न डालें। इन कोशिशों का असर भी हो रहा है, लेकिन तमाम बच्चों की दुनिया अभी भी पढ़ाई और उम्मीदों के बोझ से दबी हुई है। भले ही ये बात 100% सच हो कि परीक्षा के नंबर किसी की जिंदगी तय नहीं कर सकते, लेकिन इसके उलट एक आम सोच यही है कि अच्छे नंबर ही बच्चों के करियर के लिए जरूरी है। बच्चों को भले ही ये बात बार बार रटाई जाए कि बच्चे परीक्षा टेंशन फ्री होकर दें, लेकिन परीक्षा का नाम सुनकर बच्चे क्या तमाम पेरेंट्स तक टेंशन में आ जाते हैं। कुल मिलाकर परीक्षा को लेकर तमाम बच्चे और उनके माता पिता आज भी सहज नहीं हैं। हालांकि सरकार इस कोशिश में है कि नई शिक्षा नीति के जरिए पढ़ने पढ़ाने का दिलचस्प रास्ता तैयार किया जाए, बच्चों के सिर से परीक्षा का बोझ कम किया जाए और पढ़ाई को किताबों से निकालकर रोचक कैरिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। कई स्कूल्स और बच्चों के बीच इस कोशिश का असर भी नजर आ रहा है। इसी दिशा में सीबीएसई ने भी अपनी कोशिशें की हैं और खबर है कि सीबीएसई परीक्षा में ओबीई यानी ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लागू करने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, तैयारी ये भी है कि इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सिटी में भी लागू किया जाए। ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। स्कूल एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत वेलकम डिसीजन है। और हायर एजुकेशन में बहुत संस्थाओं में जैसा आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो और कुछ यूनिवर्सिटीज में ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको मास स्केल में करने के लिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजीसी इसके बारे में गाइडलाइंस बना के सभी यूनिवर्सिटीज को एज एन ऑप्शन हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। कहा जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम के जरिए बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम किया जा सकेगा। सीबीएसई इसी साल कक्षा 9 से 12 तक ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम अलग अलग क्लास में कुछ विषयों के लिए लागू होगा। इस नए सिस्टम के जरिए परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, छात्र उनके जवाब अपने पास मौजूद किताबों या नोट्स में ढूंढकर लिख सकते हैं। इस कदम को क्रांतिकारी माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सिस्टम बच्चों के मन से परीक्षा के खौफ को निकालने में सहायता करेगा और बच्चों को काबिल बनाएगा। बच्चों के मन से पढ़ाई के बोझ और उसके खौफ को कम करने की कोशिशें कई स्तर पर हो रही हैं। तमाम स्कूल्स अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ टीचर्स खुद की पहल से बच्चों के मन में बैठे परीक्षा के डर को खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में ऐसी संपूर्ण क्रांति का सफर अभी लंबा है।
बच्चों को लेके एग्जामिनेशन लेने की आवश्यकता क्या है? एक छोटा सा इंटरव्यू लो, वहाँ मार्किंग करो, उसको पास फेल कर दो। वो जो बेचारे जो पढ़ लिख के जो दिन रात जग के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो उनकी क्रिएटिविटी तो जीरो हो गई। आई थिंक जो चीटिंग करके, जो ओपन बुक करके करेंगे, और जो बच्चे अपने आप से एग्जाम्स देते जाते हैं, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो उनका उनके साथ कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में हर चीज डिफिकल्ट ही लगता है। तो आई थिंक जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं इस चीज से बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि अगर बच्चे लॉजिकल सोच रहे हैं तो वो लॉजिकल ये भी लगाएंगे ओपन बुक से आंसर कैसे लिख सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने बस देखा और लिख दिया। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये काफी अच्छा इनिशिएटिव होगा जब ये सीबीएसई में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल सवाल अभी का है, क्योंकि सीबीएसई समेत तमाम राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं। बच्चे सवालों के भंवर में फंसे हैं। बच्चों की परीक्षा का बोझ माता पिता और परिवार पर तक नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि अभी बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाए, कैसे उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ऐसे वक्त में बच्चों को कैसे संभाला जाए और उन माँ बाप की समझ कैसे बदली जाए जिन्होंने बच्चों के नंबर को अपना स्टेटस सिंबल बना रखा है। दिल्ली से नीतू झा और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस मुद्दे को लेकर भी होगी कि कैसे बच्चों के स्ट्रेस को, तनाव को कम किया जा सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। करण गुप्ता है, डायरेक्टर हैं जयपुरिया स्कूल्स के। रुचिका राय हमारे साथ इस वक्त एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। कुछ ही देर में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि हमारे साथ जुड़ेंगी और जितिन चावला हमारे साथ हैं, काउंसलर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इम्तिहान का खौफ इतना ज्यादा होता है। शुरुआत करण जी आप ही से करना चाहूंगी, ये कितना बड़ा प्रेशर है? कोशिशें हालांकि पिछले कई सालों से स्कूल्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी की जा रही है। काउंसलिंग बार बार बच्चों की क्लास 8th 9th से शुरू हो जाती है, बावजूद इसके स्पेशली बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो नवजोत जी आप एकदम सही कह रहे हैं, बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। सबसे पहले तो बोर्ड के जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, शांत रहें और बिल्कुल आराम से एग्जाम्स दें। इट शुड बी एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट शुड नॉट बी एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये प्रेशर आपको नहीं उतना ज्यादा करना चाहिए और स्कूलों में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड सबको करवाना चाहता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि बच्चे चीटिंग कर सकते हैं या खोलकर देख सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे आप साझा कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, एनालिटिक्स को ला सकते हैं। सवाल भी वैसे ही होंगे। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। स्कूलों में प्रेशर रहता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। सबको लगता है कि अगर मेरे 99% मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। हमें इस सोच को बदलना है और इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के साथ साथ सर आप इस सोच को कैसे बदलेंगे जब स्कूल के अंदर ही कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है? अब आप खुद ही बताइए, आप खुद एक स्कूल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं। क्या स्कूल में ऐसा नहीं होता कि 10th में जो 90s में मार्क्स लेकर आए हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, 80s वालों को फिर दिया जाता है, सेम सिमिलरली विद द 12th क्लास ऑल्सो? तो सर यही दिक्कत है ना, जो पीछे की पंक्ति में रह गया बच्चा वो यही सोचता है कि मैं क्यों वहां पर आगे नहीं हूं। वो एक तरह का स्ट्रेस भी है बच्चों को। बदलाव धीरे धीरे ही आएगा नवजोत जी, और मैंने इस चीज की शुरुआत की है। हम लोगों के करीब 60 स्कूल चल रहे हैं देश भर में और हम सिर्फ 90 और 99% वालों को नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चे की इनिशिएटिव को, उन्होंने क्या एफर्ट्स लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों के फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब बच्चे पीछे होते हैं उस समय उनको सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी राह चुने, वो अपने आप को कैसे विकसित कर सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। रुचिका जी को भी साथ ही साथ इंक्लूड कर लेती हूँ। रुचिका जी एजुकेशन से। रुचिका जी, प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है? देखिए ऐसा नहीं है कि स्कूल्स की तरफ से कोशिशें नहीं होती, ये इम्तिहान टीचर्स के लिए भी उतना ही बड़ा होता है, पेरेंट्स के लिए भी उतना ही बड़ा होता है जितना स्टूडेंट्स के लिए होता है। सभी एक तरीके से वो तनाव का माहौल बन जाता है। एग्जाम शुरू हो गए, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, वो प्रेशर एक तरीके से सोसाइटी के अंदर भी क्रिएट हो जाता है। ये एक बहुत संभव है क्योंकि आज तक की कोई बात नहीं है कि अभी से ये शुरुआत हुई है, पर ये प्रेशर हम लोग ही आपस में, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कौन क्रिएट कर रहा है प्रेशर? वहां पे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए, जो नहीं पढ़ रहे हैं पेरेंट्स उनको कह रहे हैं आप पढ़े। वहीं पे स्कूल की टीचर्स हैं, वो ये कहती हैं कि हमने अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट लाना है, हमने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रोत्साहित करके उनको पढ़ने के लिए हम लोगों को
बार बार बोलते हैं। तो ये कोई प्रेशर नहीं है एक्चुअली, इसको एक प्रेशर वर्ड और टर्मिनोलॉजी जब हम ये हटा देंगे और इस सोच से दूर हट के सोचेंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को ये कह रहे हैं कि अब आपका खेलकूद का समय खत्म हो गया, अब आपने जो पढ़ा है उसको आपने थोड़े दिनों के लिए उसको अपनी कॉपी और किताब में से जो पढ़ा है उसको आपने पेपर पे लाना है। अगर इस सोच से चला जाए कि अभी आप खेल भी सकते हैं, आप ठीक है। पढ़ भी सकते हैं, सब जी। कुछ चीजों को जब आप इकट्ठा लेके चलते हैं तो कहीं पे आपका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल जतिन तो जी, इस वजह आप से words- बिल्कुल मैं लौटती हूँ। जतिन जी, आप काउंसलर हैं, यही बताइए कि क्या क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा 8th क्लास में आता है उसके बाद क्या करना है, एक तो कंफ्यूजन की स्थिति बच्चे के मन में बहुत होती है, दूसरा कोशिश पेरेंट्स ये करते हैं कि चलिए आजकल स्पेशली ये हो रहा है कि जिस रास्ते पर बच्चे को जाना है हम बच्चे को उधर ही सपोर्ट करें। स्कूल्स की तरफ से भी कोशिशें ये तमाम होती है, क्लैरिटी ना होने की वजह से भी तनाव ज्यादा हो जाता है क्या? बेसिकली 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि कन्वेंशन, मतलब सब लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे 20 साल पहले चीजें थी, अब चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकता हूँ। क्या मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकता हूँ। क्या मैं लॉ कर सकता हूँ अच्छी जगह? क्यों? सब कुछ कंपटीशन से है। मतलब CUET आ गया, क्लैट आ गया, लेकिन ना स्कूलों ने बंद किया कहना कि बच्चे अच्छे नंबर लाओ, ना ट्यूशन सेंटर्स, ना माँ बाप ने। कोई ये कह ही नहीं बच्चे को कि भाई तुम कंपटीशन की तरफ जाओ। दूसरी बात है कि इंडियन पेरेंट्स आर रियली टू एम्बिशियस, सो पेरेंटल काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। चाहिए पेरेंट्स को, भाई कोई बच्चे बिना पढ़ाई के भी खूब अच्छा करेंगे। मैं यहाँ दिल्ली में रहता, मैं दिल्ली में मेरा ऑफिस है जैसे, तो मेरे पास सैनिक फार्म जो कि एक अच्छी रिच जगह है, वहाँ के काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं। अगर मैं देखूं बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छा किया, ऐसे कोई बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, जबकि मतलब एक जनरल वो कर रहा हूँ और हम कई सालों से कर रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो कोई बच्चा म्यूजिशियन अच्छा बनेगा, कोई पेंटिंग में जाएगा, कोई गेमिंग में जाएगा। पर जतिन जी, एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, ऐसा नहीं लगता, हालांकि CUET के आने के बाद और बाकी क्योंकि कॉम्पिटिशन्स खुल गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एग्जाम देने हैं, ऐसा नहीं लगता है कि एग्जाम का प्रेशर ज्यादा हो गया? पहले तो चलिए 12th एग्जाम देते थे, उसके बाद आप सीधा जिस भी कोर्स में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम ही इतने सारे देने हैं। अब उसमें भी देखिए पैरेलल जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब खुल गए, हम आपको CUET की कोचिंग देंगे, आपको अलग अलग जहां जहां जिस स्ट्रीम में जाना। अब हो ये रहा है सर, हो ये रहा है कि बच्चा 11th 12th में उसकी स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जा रहा है। स्कूल की मतलब CUET की तो कोचिंग चाहिए ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगेन मतलब इंडियन पेरेंट को ना खुद के अंदर से डर बहुत है, और मे बी हमारे यहाँ ऐसा कमी रही है हर चीज की। आज से कई 30 साल पहले फोन लेने की कमी, कार लेने की कमी, हर फ्लैट लेने की कमी, तो वो इसलिए इट स्टेम्स फ्रॉम दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अभी आज की डेट में भाई ऐसा नहीं है, आपका बच्चा कॉम्पीट कर सकता है अपने आप भी। उसमें CUET में 2 आप डोमेन सब्जेक्ट्स को लेंगे, वो तो आप जो पढ़ रहे हो वो ले सकते हो। कुछ और जैसे जनरल टेस्ट अगर देना है किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल DO में BMS है, BB है, उसके लिए तो उसके लिए आपका। लेकिन मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा है कि बच्चों ने करियर सोचा ही नहीं है। पेरेंट्स सोच रहे हैं कुछ ऐसा करा दे, सारे करियर ऑप्शन खोले रहेंगे। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि इसको मतलब समाउ फर्स्ट, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा और हर बच्चा फर्स्ट भी नहीं आएगा, बट अपने लिए सोचो तो सही। अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट लेबर देयर आर वही चीज सर, क्लैरिटी नहीं है। कनक जी, अब हम उन तमाम 2 ऑप्शंस पर आते हैं, उन 2 ऑप्शंस पर आते हैं जिसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अभी पहले फेज में हमने चर्चा इसलिए की है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि काउंसलिंग के बावजूद आज एक और ऐसी घटना हुई है जिसमें नोएडा के एक बच्चे ने अपनी जान दे दी क्योंकि प्रेशर तनाव में बहुत ज्यादा था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इसी तनाव को कम करने के लिए NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2 बार एग्जाम भी आप दे सकते हैं 10th और 12th की। इसके अलावा जो ओपन बुक है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही। ये कितना बड़ा तनाव कम करने के लिए है या फिर इससे प्रेशर बढ़ेगा? जरा इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कनक जी। तो सबसे पहले तो जिस बच्चे ने सुसाइड किया उसके लिए बहुत ज्यादा शोक व्यक्त करना चाहूंगा। आई थिंक कमिंग टू ओपन बुक एग्जामिनेशन या MCQs की बात करें, बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो रहा है कि MCQs के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, 2 बार बोर्ड एग्जाम होना चाहते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं क्योंकि इसमें जो हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन है उसका प्रेशर जरूर निकलेगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी मल्टीपल मिलेगी और शायद कहीं ना कहीं ये जो डर भय है, देखिए 3 स्टेक होल्डर होते हैं जिनको सबसे ज्यादा डर भय है। एक तो आपने जैसा कहा स्कूल, दूसरा पेरेंट्स और तीसरा बच्चे। जो पेरेंट्स हैं आज के और जो टीचर्स हैं हम लोग,
हम लोग 80s और 90s के दशक के स्टूडेंट्स हैं, जिस समय हमें बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था रटने के लिए, बहुत सारी चीजों को एक्यूरेट आंसर्स लिखने के लिए। लेकिन अब वो एनालिटिक्स का जमाना है, अब हमें बच्चों की एप्लीकेशन करवानी है। सर, जयपुरिया में क्या एनईपी पर भी काम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स है, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ तो गई है भी बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे स्कूल्स में अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि क्लैरिटी अभी टीचर्स में भी उतनी नहीं है। क्या आपके स्कूल में या फिर आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आप किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं? So NEP is the starting point of reforms. It's not the end point of reforms. उसमें बहुत NEP बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, वो सब बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे शुरू हुआ है। एजुकेशन खासकर कोई भी चेंज लाने में बहुत समय लगता है। मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल। चलिए एनईपी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुचिका जी जरा अगर आप हमें क्लियर कर पाए, ये ओपन बुक एग्जाम क्या होगा, किस तरीके से दिया जाएगा? क्योंकि अभी देखिए, जब लोगों की राय जानने की कोशिश हो रही थी उसमें देखिए वो पेरेंट्स भी अपनी तरफ से सही है जो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा दिन रात जग के पढ़ रहा है तो एक इंटेलिजेंट बच्चे और एक एवरेज बच्चे के बीच में फिर फर्क क्या रह जाएगा? आप तो ओपन बुक से करा रहे हैं, जरा क्लैरिटी मैम अगर आप दे पाए इस पर। तो जरूर, इसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन में जहां उन्होंने सोचा कि शायद हम सिर्फ बच्चा जो है चीटिंग करेगा और अपना एग्जाम का जो प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में बच्चों के पास जब वो अपना एग्जाम देने जाएंगे, उनके पास सारा स्टडी मटेरियल जिससे वो पढ़ते आए हैं, नोट्स कह लीजिए, उनके जो अपने बनाए हुए ही नोट्स होंगे या टीचर्स के प्रोवाइड करी हुई चीजें जिससे उनको जहां समझ आई है, प्लस उनकी अपनी जो टेक्स्ट बुक उनके पास अवेलेबल रहेगी। और जैसे ही उनके पास अपना प्रश्न पत्र आता है, उनको आंसर में पूरा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो अब हम वैसे भी स्कूलों में कभी नहीं पूछते हैं। कंपैरेटिवली आपका जो क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल थिंकिंग, हॉट्स पे है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी हम यूज कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, एनालिसिस है, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस है, विच आर ऑल इन द फॉर्म्स जो आप कहेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में भी है। तो उसमें आपने बच्चे को डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसने क्या समझा पूरे, चाहे आप उस चैप्टर की एक बात कर लीजिए, चाहे पूरी अपनी किताब में से जो भी चीजें वो समझते हैं, और समझे बिना और पढ़े बिना तो कोई बच्चा किसी भी प्रश्न का उत्तर वैसे ही नहीं दे सकेगा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि सिर्फ जो बच्चा मेमोरी और रोट स्किल्स में बहुत शार्प था वो नहीं लेते हुए, वो उसके पास तो अपनी मेमोरी स्किल्स ऑलरेडी है, बट उसको भी उल्टा और एक प्लस पॉइंट, एक सपोर्ट है कि अगर वो कुछ भूलता है या अगर उसको कुछ समझना है और उससे ज्यादा, उसके पास भी एक खुली किताब है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चा, हर कोई बच्चा रोट मेमोरी में एक्सपर्टीज नहीं है उसकी, वो हर कोई इतने अच्छे नंबर नहीं ला सकता सिर्फ रट्टा मार के। अब वो हम कब से ये चीजें छोड़ चुके हैं, दैट रोट मेमोरी एक अलग चीज है। आपके पास अपनी बुक खुली है, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है आप अपना उसमें से ढूंढ के सोच समझ के उसको करेंगे आंसर को, तो उस वजह से कभी भी ये दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल। जतिन जी, एक और चीज उसमें एड ऑन करते हुए सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये अगर इस पर ओपन बुक को लेकर जैसे बात हो रही है, क्या ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए बात की जा रही है? अभी तो वैसे कुछ सब्जेक्ट्स में ट्राई करेंगे, आई थिंक 9th और 10th, थ्री सब्जेक्ट्स में 9th and 10th में। हाँ जी, 9th and 10th में ये लोग अभी जो है अपना इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के लिए करेंगे। जी जी। अभी और क्या है कि ओपन बुक के साथ साथ हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी समझने चाहिए। बेसिकली अभी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया, अब आप उसको एनालाइज करके अपना आंसर दो। मैं जब कॉमर्स के स्टूडेंट से मिलता हूँ, और मैं मतलब इंडिया में भी और गल्फ में भी हम लोग काम करते हैं, तो टॉप स्कूल्स में बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टली अभी भी स्कूल के बच्चों की, इवन 11th-12th की, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली उन्हें पता ही नहीं है। उनसे पूछो भाई, आप इवन आप सरप्राइज हो गए कि आप जहाँ घर पे रहते हो उसका साइज बताओ, उसका कॉस्ट बताओ, गोल्ड का प्राइस बताओ, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही है। अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, मुझे समझना चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से ये चीज़ चेंज आएगी होपफुली। और अभी भी कर ही दिया है कि भाई 10th में 50% हो जाएगा, 12th में 40%। तो इस तरह के चेंजेस से डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जो बच्चा अवेयर है और बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी। अभी काफ़ी थियोरेटिकल स्किल्स हैं विच मे नॉट हैव एनी एप्लीकेशन। और मैं खुद जब MBA कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली FMS से, तो हमारे यहाँ थे 2 प्रोफेसर्स ने हमें ओपन बुक एग्जाम तब भी दिए थे, और डिफिकल्ट होता था, इनफैक्ट मतलब ऐसा नहीं था कि आसान हो गया। सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप ये चेंज कर चुके हैं, हालांकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि
अवेयरनेस नहीं है, किताबी कीड़ा बन के एक तरीके से बच्चे रह गए, जो किताब में लिखा है वही जानते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो आजकल ऐसे जनरल अवेयरनेस तो बहुत ही कम है। लेकिन सर अब आप इसी का, मैं यहीं से आपसे भी आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि वो ओपन बुक एग्जाम क्योंकि आप दे चुके, तो वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, चीटिंग और ओपन बुक में कितना डिफरेंस है, इसको भी जरा क्लियर कीजिए। उसमें बेसिकली ना आप डिराइव करोगे, जैसे अगर मुझे कुछ क्वेश्चन आया, मुझे कोई सपोज मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया कि भाई हाउ विल यू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर एन एफएमसीजी प्रोडक्ट, सपोज एक मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो मेरे पास वहाँ एक तरह से मैं बुक से एक पैटर्न देख पाऊंगा कि उसमें मुझे 4 P's या 7 P's डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन अब मैं उस एग्जाम्पल में जो उनसे एफएमसीजी पूछा है मैं उसके लिए लिखूंगा, तो मैं एक तरह से थियोरेटिकल बेस पर प्रैक्टिकली आंसर कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मार्केट में एक्चुअली में ऐसा कर सकते हैं। सो दैट इज द वन ऑफ लाइक दैट इज वन वे टू लुक एट ओपन बुक एग्जाम। ऑल्सो कई बारी कोई और कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने तरीके से समझाइए या उसको कहीं और अप्लाई कराइए कि आप एक रीजन में सोच रहे हैं बट अगर साउथ इंडिया में हो तो कैसे चलेगा। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं ओपन बुक एग्जाम के भी, बट बेसिकली आप एनालाइज करना बेटर सीखें। आप यानी एनालिटिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस इसमें दिया होगा। जरा एक बार क्लियर कीजिए मैम कि ओपन बुक एग्जाम, हालांकि जतिन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया, ओपन बुक एग्जाम जिन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं वो किस तरीके से होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और कब से हो सकता है? अभी जो बात चल रही है वो एक पायलट रन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारे स्कूलों में ये अभी लागू नहीं करा जाएगा, बट इसके अंदर हम कुछ ही स्कूलों में इसको एक पायलट रन प्रोग्राम की तरह लागू करने वाली है सीबीएसई, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। जो 9th एंड 10th है उसके लिए हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात कर रहे हैं, और जो 11th एंड 12th है उसके लिए हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स रिलेटेड। लिमिटेड स्कूल्स, जो स्कूल्स चाहे वह अपने आप हमें कांटेक्ट करेंगे थ्रू सीबीएसई या फिर जैसे भी या सीबीएसई उसको करेगी, लेकिन अभी सभी स्कूलों में नहीं होगा। इस पे पहले सारे स्टेक होल्डर्स की जो है हम पूरी इस पे चर्चा भी करेंगे, सब चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो। मैम अगर डिसीजन ये सीबीएसई ले रहा है तो क्या सभी स्कूलों पर ये लागू नहीं होना चाहिए? इसके पीछे की क्या सोच है सीबीएसई की कि इसको फिलहाल कुछ स्कूलों पर लागू किया जाएगा और कुछ पर नहीं, क्योंकि इससे तो फायदा फिर एक सेशन में एक कुछ तबके के स्कूलों को मिलेगा, बाकी बच्चों को मिलेगा, फिर बाकी बच्चे रह जाएंगे। अभी ये सिर्फ एक पायलट रन प्रोजेक्ट है, बिकॉज अभी इससे पहले भी अगर आप देखिए तो ये एक अभी कोविड के दौरान पे भी आपने देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इसको लागू करा था, जिसके अंदर उन्होंने डिग्रीज भी दी। अप्रैल 2020 में ओपन बुक एग्जामिनेशंस हुई हैं और ग्रेजुएशन की डिग्रीज जो है बच्चों ने अप्रैल 2020 to 22 में 2 साल तक उन्होंने यही डिग्रीज जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन के दौरान ली है। तो अभी ये सिर्फ कुछ में शुरू किया जाएगा, ये देखने के लिए, ये नहीं है कि वो लागू कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के तौर पर कितना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि कितना ये कामयाबी तक पहुंचा। कनक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे चीजों को? जी तो नवजोत जी, नवंबर दिसंबर में पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है और उसके बाद शायद अगले बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे बच्चों के लिए हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये ओपन बुक एग्जाम होता कैसा है। मतलब मेरी पढ़ाई अमेरिका में रही है और वहां पर हमारा ओपन बुक एग्जाम्स होते थे। तो अगर आपको ये पानी का ग्लास दिख रहा है, पहले हम लोगों को पूछा जाता था कि ये बताइए कि पानी का ग्लास कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है कि 3/4 भरा हुआ है। अब सवाल ये होगा कि आपके हिसाब से ये पानी का ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है और क्यों? द व्हाई एंड द हाउ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द व्हाट। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये साझा करना ये ज्यादा जरूरी है, और ये इसलिए हो रहा है। ये पायलट भी हम लोग समझ में आ रहा है कि सीबीएसई क्यों करना चाहता है, ताकि जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी समझ में आए कि ओपन बुक एग्जाम होता कैसे है। अचानक से एक शॉक वेव ना जाए कि अरे ये ओपन बुक एग्जाम आ गया, क्योंकि हर नई चीज से आपको, मुझे, सबको डर लगता है। तो वो ना हो करके एक छोटे रूप में पायलट करें, उसको फिर पूरी पब्लिक को बताएं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। ये प्लानिंग मेरे को लग रहा है सीबीएसई की होगी। बिल्कुल, और इसका सीधे तौर पर फायदा, जैसे जतिन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एनालिटिकल लर्निंग पर बच्चे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहीं से कनक जी, अब मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि जयपुरिया स्कूल में इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की या पायलट प्रोजेक्ट की बात इस पर होती है,
किस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा? हालांकि एनईपी अभी जो शुरुआत हुई है वो अभी जो एटलीस्ट 9th 10th या फिर 11th 12th के बच्चे हैं उन पर नहीं, अभी वो पुराने पैटर्न पर ही पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से स्कूल्स बच्चों को प्रिपेयर करेंगे? अगर हम मान लेते हैं कि इस बार पायलट है और अगली बार से अगर ये इंप्लीमेंट भी होता है तो ये क्या स्कूल के लिए काम ज्यादा बढ़ जाएगा, बच्चों के लिए ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आपको कुछ चेंजेस इसमें लाने पड़ेंगे? चेंजेस तो लाने पड़ेंगे और अपनी शिक्षा प्रणाली में हर तरीके के चेंजेस लाने भी चाहिए। एनईपी बात करता है 3, 5, 8, 10, 12 ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो बेंचमार्क ईयर्स होते हैं। तो हमने अपने स्कूलों में 3, 5, 8, 10 में 10 और 12 तो सीबीएसई बोर्ड ही करवाता है, पर 3, 5, 8 में भी हमने बेंचमार्क के एग्जाम्स शुरू कर दिए, जिससे बच्चों को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि जब ये एनईपी के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पे होगा तो उन्हें शॉक ना लगे, उन्हें ये ना लगे कि अचानक से ये आ गया। सो धीरे धीरे बच्चों को इस चीज के लिए मोल्ड कर रहे हैं। अभी ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस के बारे में भी न्यूज आई है, तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने रेगुलर स्कूल एनुअल कैलेंडर में, सो दैट बच्चे यूज टू हो जाए इस चीज के लिए। जो हमारे रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कोशिश करेंगे कि जब पायलट प्रोग्राम हो सीबीएसई द्वारा उसके पहले हम लोग इसके यूज टू हो जाए, हमारे टीचर्स भी यूज टू हो जाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग सब लोगों ने शायद ओपन बुक एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले अपने आप को यूज टू करें ताकि हम बच्चों को समझा सकें। एनालिटिकल लर्निंग को जतिन जी बहुत ज्यादा कहें कि उसको उस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए और जो पैटर्न है उसको उस हिसाब से, यानी तैयारी वैसी होनी चाहिए। क्या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट सर होगी इसमें जतिन जी? सबसे मेन का वही है कि भाई टीचर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे और असेसमेंट कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि असेसमेंट सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, असेसमेंट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव ऑल्सो, क्योंकि भाई आप कुछ तो लिख के देंगे उसमें। सो सबसे ज्यादा इश्यूज आएंगे कि हाउ टू ट्रेन टीचर्स एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड उसको भी आगे सिस्टम में कैसे जा रहे हैं, उसी स्कूल में आगे प्रमोशन हो रहा है, आगे कैसे जा रहे हैं। एनईपी में भी देखा गया है कि अभी तक भी स्कूलों में मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस और पेरेंट्स की भी डिमांड रहती है, अभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच है। मतलब मुझे कोई बायो के साथ अकाउंट्स पढ़ते हुआ नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता सकता हूँ जहाँ बायो प्लस अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, या यूसीएल लंदन में जहाँ की आप बीएससी मेडिकल एंड इनोवेशन पढ़ लेते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। और आई ऑल्सो स्पीक विद द सिंग ऑफ कि हमने एक बहुत ही अच्छा मेरा स्टूडेंट है जिसको एमबीबीएस कर रहा था और उसे मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भेजा और उसने आके एक बहुत बड़ी कोवर्किंग स्पेस कंपनी लॉन्च करी। तो इस तरह से मतलब वो सोच अभी ले पाना पूरे सिस्टम में इज अ बिग चैलेंज आई थिंक। रुचिका जी ये तो बात सही कह रहे हैं जतिन जी। देखिए ये तो हमने भी बहुत जगह नोटिस किया है कि पहली बात तो ये है कि बच्चा 11th में क्या सब्जेक्ट्स लेगा ये आपके प्री बोर्ड से डिसाइड होता है। प्री बोर्ड के जितने मार्क्स आए वहां से ये डिसाइड होगा कि बच्चा 11th में क्या मार्क्स लेगा। मान लीजिए कि बच्चे के 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर चुका है तो वो बाद में फाइनेंस फील्ड में चला जाए या फिर साइंस में चला जाए, उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये स्कूल उनको ऑप्शंस नहीं देता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होती है स्कूल की तरफ से, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एनईपी की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर ईज आउट करने की कोशिश हो रही है और बच्चों को अपनी तरफ से चूज करने दीजिए ना, वो क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल बच्चे जो हैं आप बता रहे हैं, लेकिन अभी आजकल बच्चे जो हैं मान गए हम कि प्री बोर्ड के एग्जाम्स पे ये डिसाइड करते हैं स्कूल्स की उनको क्या सब्जेक्ट उनके लिए बेहतरीन रहेगा। ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। अगर बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है लेकिन वो ह्यूमैनिटीज साइड में जाना चाहता है तो 100% हम उसको कहते हैं आप ह्यूमैनिटीज साइड में जाओ। ऐसा नहीं है कि उसको साइंस लेना है, जरूरी नहीं है कि जो बच्चा कम नंबर लाएगा वो ह्यूमैनिटीज नहीं जाएगा। ये सोच अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है अगर आप देखेंगे स्कूलों में। और अगर आप ये बात करें जैसे अभी वो बात कर रहे थे जतिन जी, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, 11वीं में भी हमारे पास ऐसे नॉन मेडिकल के बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट है, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग लेने शुरू कर दिए हैं। और अभी से नहीं, अब ये अराउंड 5-6 साल पुरानी बात हो चुकी है। अब आप इसको देखेंगे तो वो सोच और वो जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। नॉन मेड का बच्चा भी इको पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं लिया हुआ ये सब्जेक्ट है। और उसके अलावा जो भी आप ये पढ़ते चले जा रहे हैं उसमें सारे चेंजेस इंक्लूड करे जा रहे हैं, जिसमें आप ये जो प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। एक चीज और रुचिका जी, हालांकि आप जिसका जिक्र करें, लेकिन वही बात जतिन जी की भी बात ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं स्कूल्स अभी भी स्कूल्स बिल्कुल हैं। चलिए अभी हम खाली टॉप 1% में बदली है, अदरवाइज आप मेरे साथ मेरठ चलिए, आप मेरे साथ, अगर आपको मैं स्कूल दिखाऊं यहाँ ह्यूमैनिटीज है ही नहीं, मतलब आप तो लेने की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज है ही नहीं।
तो अभी चैलेंज क्या है कि भाई एक पेरेंटल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज, मतलब आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन स्कूल्स, क्योंकि भाई दे विल डू व्हाट द ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग, सो पेरेंटल एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है। मेरा अभी ब्लॉग मेरा लिख रहे हैं ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स से, आपको हैरानी होगी, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है IIIT दिल्ली, जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज है, जिसमें आधी सीटें ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स वालों के लिए है। ह्यूमैनिटीज से अगर कोई मैथ्स लेता है आप उल्टा आसानी से जा पाओगे कंपेयर टू साइंस का बच्चा। लेकिन नहीं है ये चीजें, तो ना स्कूल्स में पता है ना पेरेंट्स को पता है, तो भाई कौन बताएगा उन्हें ये चीजें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, और नए चेंज हो गए भाई, गवर्नेंस कंसल्टिंग आ गया। बिल्कुल। कनक जी, शुरू में जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमने यही कहा था, और हमारे आप तीनों पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, तीनों की एक राय ये बनी थी कि पेरेंट्स को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, ज्यादा पेरेंट्स को काउंसिल करने की जरूरत है। जतिन जी से मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि काउंसलिंग और पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, उनको क्लैरिटी दिलवाने की जरूरत है कि बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज भी ले रहा है तो कितनी और ऑप्शंस, कितनी फील्ड्स खुली हैं। जब बच्चों की काउंसलिंग करते हैं स्कूल में, क्या इस चीज को आप क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स को भी बुला के एटलीस्ट उनको काउंसिल किया जाए कि जहां भी बच्चा जा रहा है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको जाने दिया जाए वहां? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, पेरेंट्स को अवेयर कराना, क्योंकि हम लोग बच्चों को ऐसे करियर्स के लिए रेडी कर रहे हैं जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए। अगले 10 साल में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। हमारे बच्चे अमेजोन में काम करें, इससे बेहतर है हमारे बच्चे अमेजोन, गूगल जैसी कंपनियां बनाएं। उसके लिए डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सारे फील्ड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये चेंज आना शुरू हो गया। मेरे स्कूल्स टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैं, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, बलिया, बहराइच, भिवाड़ी जैसे शहरों में, और यहाँ पर हम बच्चों को वो ऑप्शंस दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स के साथ, प्योर मैथ्स के साथ, ड्रामा स्टडीज अगर बच्चे लेना चाहें तो हम वो ऑप्शन दे रहे हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को हम ये बता रहे हैं कि इसके बाद और भी बहुत सारे एवेन्यूज खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चलिए इस पहलू पर हमने क्लैरिटी ले ली। एक क्लैरिटी अभी भी बाकी है। जब हम कहते हैं ओपन बुक एग्जाम, और हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि ओपन बुक एग्जाम मतलब एनालिटिकल लर्निंग, आपकी लर्निंग कितनी वास्ट है उस पर चर्चा होनी चाहिए। रुचिका जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही दिखाती है। देखिए, चाहे 3, 5, 8 और आगे का जो फॉर्मूला है उसमें किस तरीके से बच्चे सोच विचार कर, यानी उनकी जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस और ज्यादा वास्ट हो, वाइड हो, वही दिखाता है। और एनईपी की जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टीचर्स की उस लेवल पर एजुकेशन अभी तक नहीं है। एनईपी की जो जितनी भी चीजें हैं वो सीबीएसई उसको जो जिस तरीके से करिकुलम फ्रेमवर्क को अपनाते हुए सारे स्कूल्स में लाता जा रहा है, धीरे धीरे हर जगह हमारी इतनी ज्यादा टीचर्स की जो क्लासेस हो रही है, उनकी जो क्लियरेंस हो रही है इस मामले में, इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलते जा रहे हैं हम, और ग्रेड्स टू ग्रेड चलते जा रहे हैं। जैसे नर्सरी खत्म हुआ, केजी के टीचर्स को नर्सरी टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, हर जगह पे उनको पूरी जो सहूलियत है सीबीएसई के थ्रू, बहुत सारी चीजों में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आप देखेंगे तो बहुत सारे हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हुए हैं जिसके अंदर कंटिन्यूअसली लर्निंग चल रही है। और ये नहीं है कि एक स्कूल में चल रही है, पूरे सीबीएसई के द्वारा सारे सीबीएसई के स्कूल्स में ये लर्निंग चल रही है, और रेगुलरली ये प्लानिंग जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब करी जा रही है सारे स्कूल्स में। और आप देखेंगे कि विद इन एन ईयर और 2 कंप्लीट फ्रेमवर्क को किस तरीके से आराम से हमारे स्कूलों में ढाल लिया जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि ये क्या हमने एनईपी को पूरे तरीके से ले लिया है अपने साथ। नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है। उसको लाने का मकसद सीधे तौर पर यही है कि बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसको कम किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें 2 साल का दे रही हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ओपन एग्जाम भी वही, ओपन बुक एग्जाम भी उसका एक स्टेप है ना, उसी का एक स्टेप वाइज चल सकते हैं, जिसका बेस हम कह सकते हैं कि आप क्लास 3 से शुरू कर देंगे। जतिन जी, कितना वक्त आपको लग रहा है कि अभी और लगेगा? अगेन मतलब अगर मैं टॉप स्कूल्स की बात करूं तो वहाँ अडेप्टेबिलिटी जल्दी होती है। हाँ। अगर ओनर्स या जो लोग भी चला रहे हैं स्कूल, उनका अपना बैकग्राउंड अच्छा है तो मतलब एक तरह से जल्दी अडेप्टेशन हो जाता है। लेकिन जल्दी अगर मैं बहुत सारे स्कूलों की बात करूं तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, तो अभी भी मतलब कुछ साल तो लगेंगे। कुछ साल लगेंगे। कनक जी, आप तो जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर हैं, आप क्या कहेंगे? आप एटलीस्ट अपनी तरफ से तो श्योरिटी दे सकते हैं। हमारे तरफ से काम शुरू हो गया है, पर इम्प्लीमेंटेशन में मेरे हिसाब से अभी 2 से 3 साल और लगेगा पूरे तरीके से। हाँ। पर पूरे देश में बदलाव आने में मेरे हिसाब से अभी हम
7 से 10 साल और लग जाएंगे। 8 से 10 साल बहुत लंबा समय आप कह रहे हैं रुचिका जी? समय कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ये नहीं बहुत ज्यादा समय की बात कर रहे हैं। बट अगर हम देखेंगे कि जब आपका सीबीएसई एक पैटर्न है, जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का सेम पैटर्न है, तो उसको बदलने में इतना समय नहीं लगेगा। मैं इस बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत प्रॉपर फ्रेमवर्क से चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और बहुत जरूरी है ये कि बच्चों पर जो तनाव है उसको कम किया जाए, जिसके लिए सरकारें भी कोशिशें कर रही हैं, सीबीएसई कोशिश कर रहा है, स्कूल्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें पेरेंट्स की तरफ से भी और काउंसलर्स की तरफ से भी हो रही है कि बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम हो और सही तरीके से बच्चे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों को जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज।